Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss 10th chapter of a supplementary reader book of 10th standard, and name of the chapter is The Book That Saved the Earth, written by Claire Boyko. Basically, इट इज़ ए ड्रामा और ए प्ले। आप सभी जानते होंगे कि नाटक होते हैं, अपन बहुत बार अलग अलग फंक्शंस में, स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे कुछ कैरेक्टर आते हैं स्टेज पे और एनेक्ट करते हैं, उसको प्ले कहा जाता है या ड्रामा कहा जाता है। तो ये बहुत ही ह्यूमरस ड्रामा है, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसको किया जा सकता है किसी भी फंक्शन में। तो किसी भी ड्रामा या प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो पहले अपन कैरेक्टर्स से पहचान कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है यहाँ पे हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार या इतिहास का या हिस्ट्री का जो एक्सपर्ट होता है उसको हिस्टोरियन कहता है। यहाँ पे फीमेल हिस्टोरियन है, फर्स्ट कैरेक्टर है जो अपने को ये पूरी स्टोरी नरेट करने वाली है। सेकंड कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ग्रेट माइटी थिंक टैंक। ग्रेट भी है और माइटी भी है, यानी कि बहुत बड़ा नाम दिया है थिंक टैंक, है ना, जो सोचने वाली टैंक है, और वो ग्रेट भी है और माइटी भी है। नाम ही बहुत ही बड़ा फंटास्टिक है। अगला कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो उनके जो ग्रेट माइटी थिंक टैंक है, उनके सर्वेंट है या उसको अप्रेंटिस बोला गया है। अप्रेंटिस का मतलब एक्चुअली ट्रेनी होता है, लेकिन यहाँ पे अपन इसको सर्वेंट कहेंगे। उनका नाम है नूडल। कैरेक्टर के नाम भी बड़े फनी वे में नूडल दिया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन ओमेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन ओमेगा। उसके बाद का नेक्स्ट कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट आयोटा। यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करना चाहिए अपने को लेफ्टिनेंट, हालांकि वो उसमें एफ नहीं है, स्पेलिंग में आप देखेंगे तो एफ नहीं है, फिर भी उसको लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे अपन कर्नल की अगर अपन बात करें, अपन कर्नल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन स्पेलिंग है COLONEL, बट स्टिल वी प्रोनाउंस इट एज अ कर्नल। इन द सेम मैनर लेफ्टिनेंट में एफ नहीं होता है, बट वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज अ लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट आयोटा। सार्जेंट उप, नेक्स्ट कैरेक्टर है सार्जेंट उप है, और अप स्टेज वॉइस है। कभी कभी यानी कि स्टेज के साइड से कुछ सिर्फ आवाज आती है, कैरेक्टर नहीं आता, सिर्फ एक आवाज आती है, उसको अप स्टेज वॉइस कहा जाता है। अब बेसिकली ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, इसकी आप थीम समझिए। अब ये कब लिया गया है? 25th सेंचुरी। ठीक है, अभी अपन 21st सेंचुरी में है। 25th सेंचुरी अपन किसको कहेंगे? मतलब आज से लगभग 500 साल के बाद, जैसे कि 2401 टू 2499, ये जो पूरा पीरियड रहेगा इसको 25th सेंचुरी कहा जाएगा। तो वो टाइम लिया गया है। वो टाइम मतलब जो इसमें ये जो ड्रामा है ये 2 सीन में है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं किसी भी ड्रामा में, तो ये 2 सीन में है, सीन फर्स्ट एंड सीन सेकंड। तो अपन अभी फर्स्ट सीन की बात कर रहे हैं, टाइम लिया है 25th सेंचुरी। फॉर एग्जांपल अपन समझिए, जैसे मैं आपको अगर पूछूं कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो आप नेचुरली कहोगे कि भाई लगभग 1526 में, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए थे। तो अपन जब उसके बारे में किसी को बताएंगे, व्हेन वी टेल समथिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, अपन उसको नैरेट कैसे करेंगे? देखिए 500 साल पहले ये हुआ था, इस जगह हुआ था, इसके बीच में फाउट किया था। ठीक है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जब अपन पास्ट की बात करते हैं तो इस तरीके से अपन रेफरेंस देते हैं। तो अपने को अब ये इमेजिन करना है कि अपन 25th सेंचुरी में है और अपन 20th सेंचुरी के बारे में वो हिस्टोरियन जो है वो पब्लिक को, जो ऑडियंस है उनको बता रहा है। अच्छा, जो स्थान लिया है वो एक म्यूजियम है। म्यूजियम किसका है? वो एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि बहुत ही प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम है। वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और उनको वो जो हिस्टोरियन है वो बता रही है कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ था। तो वो स्टार्ट करती है, सबसे पहले गुड आफ्टरनून करके वो सबको वेलकम करती है और ये बताती है कि भाई आपको पता होगा कि जो 20th सेंचुरी थी, जो अभी से 500 साल पहले,
20th सेंचुरी थी उसको इरा ऑफ द बुक कहा जाता था। मतलब दोस पीरियड वाज कॉल्ड एज अ इरा ऑफ द बुक, यानी कि इरा का मतलब होता है पीरियड, यानी कि वो जो जमाना था वो ऐसा था कि सारे जितने भी लोग थे उस समय के जितने भी लोग थे बुक्स के जरिए ही पढ़ते थे। जो भी वो सीखते थे, जो भी पंक्चुएट करते थे, जो भी डेकोरेशन करते थे, जो भी नॉलेज उनको मिलता था, मतलब उसमें ऐसा लिया है कि व्हेन टू, व्हाई टू, वेयर टू, हाउ टू, यानी कि वट एवर द नॉलेज अवेलेबल इन द 20th सेंचुरी वॉज ओनली थ्रू द बुक्स। क्योंकि अभी 25th सेंचुरी की बात हो रही है तो हो सकता है कि उस समय कोई नया मीडियम आ जाएगा, लेकिन वो 500 साल पुरानी बात कर रही तो भाई उस समय सिर्फ जो है बुक्स से ही एक सब गैदरिंग होती थी, नॉलेज गैदरिंग होती थी और लोगों को वही एक जरिया था। तो लेकिन आपको ये पता है क्या, ऑडियंस को जो पूछती हो कि आपको ये पता है क्या कि मार्स ने, मार्टियन इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन का मतलब अटैक होता है या हमला होता है। आपको पता है कि आपने सुना है इसके बारे में कि मार्टियन इन्वेजन हुआ था, यानी कि मार्स से अटैक हुआ था 2040 में मार्स ने अटैक किया था, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो अटैक तो हुआ था बट उसको कंप्लीट नहीं हो पाया वो, और उसको वो जो हमला था उसको बचाने वाली कौन सी चीज थी, वो चीज थी एक बुक जिसने अर्थ को सेव किया। अच्छा, वो बुक कोई बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया नहीं थी या बहुत मिसाइल या रॉकेट के ऊपर की कोई बुक नहीं थी या कोई बुक नहीं थी, वो कोई सीक्रेट फाइल नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही एक अलग सिंपल बुक थी। उसके बारे में वो बताती नहीं, और फिर वो जो हिस्टोरिस्कोप है वो बेंड करती है और टर्न करती है और वहां से वो अगला जो सीन है या अगला जो बदलता है उसको दिखाती है। अब हिस्टोरियन जब प्रोजेक्टर को शिफ्ट करती है, एंगल शिफ्ट करती है, तो अपने को ये नजर आता है कि एक रेज्ड बॉक्स है जिसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं। एक ग्रेट माइटी थिंक टैंक जिनका जो सिर है एक शेप्ड है और उसने एक रोब पहना हुआ है जो कि लबादा टाइप होता है, बड़ा सा गाउन टाइप होता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टार्स और अलग अलग डिजाइन्स बने हैं। बगल में नूडल बैठे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं, नूडल स्टार्ट करते हैं, जो कि अप्रेंटिस है, उनके सर्वेंट है। शुरुआत ऐसे करते हैं नूडल की, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। इन सबसे बड़ा अगर कोई महान व्यक्ति है तो वो आप है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स सर, कि भाई आपके आदेश क्या है। तो वो थिंक टैंक जो है, अभी यहां से अपन थिंक टैंक बोलेंगे, थिंक टैंक इज नॉट हैप्पी विद द ग्रीटिंग सेड बाय द, बोलेगी प्रॉपरली नहीं हुआ, उसको रिपीट करो। फिर वो सिंग सॉन्ग यानी कि सिंगिंग वे में बोलता है कि वो ग्रेट माइटी थिंक टैंक, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मार्स विथ 2 मून्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। मतलब बार बार वो एक्चुअली वो फ्लैटरिंग करता है। जो नूडल है एक्चुअली वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको मतलब उनकी मिस्टेक भी बताना है और उनको बुरा भी नहीं लगे, इसलिए वो बार बार फ्लैटरिंग करता है। और जो थिंक टैंक है वो सेल्फ प्रेजिंग है, यानी कि उनको अपनी कोई प्रेजिंग करे, उनकी स्तुति करे, उनको अच्छा लगता है और दूसरे के मुंह से वो बार बार ये निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो बोले कि व्हाट आर योर ऑर्डर्स, नूडल पूछता है। तो बोले आई वॉन्ट टू इन्वेड, यानी कि मुझे अटैक करना है वो जो छोटा सा रिडिकुलस प्लैनेट है, क्या बोलते हो तुम लोग उसको, बोले क्या नाम है, मतलब उनको नाम भी नहीं पता। तो नूडल बोलता है कि द अर्थ सर, हाँ वो जो तुम अर्थ बोलते हो ना उसको मुझे उसके ऊपर लंच से पहले मुझे हमला करना है, और मेरा जो अपना जो कम्युनिकेशन का जो स्पेस प्रोब है उनसे कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है ताकि वो रेडी रहे और मुझे बिल्कुल उनके ऊपर इन्वेट करना है। फिर वो बोलता है कि भाई मिरर को लाओ। तो वो मिरर को भी पूछता है कि इस दुनिया में हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। तो मिरर बोलता है कि वो अपस्टेज से वॉइस आती कि डेफिनेटली यू सर, यस। बोले कि मतलब अपनी सेल्फ प्रेजिंग कर रहा है कि बोले हमारी जो रेस है, हमारी जो जाति है मार्टियन की, सबसे सुपीरियर रेस है पूरे यूनिवर्स में। और वो बोले अर्थ के जो उनको मतलब अर्थ के लोगों को अर्थलिंग कहता है, अर्थलिंग। वो बोले अगली छोटे छोटे सिर वाले टीनी हेड अर्थलिंग जो है वो कुछ काम के नहीं बोले, और मुझे उस प्लैनेट के ऊपर लंच से पहले मुझे अटैक करना है।
और अपनी कम्युनिकेशन स्पेस प्रोब को अपन रेडी करते हैं और बिल्कुल मुझे इन्वेजन उसके ऊपर करना है। अब सेकंड सीन चालू होता है। अब सेकंड सीन में कौन सी प्लेस बताई गई है कि मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रवाइल पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि ये जो क्रू प्रोब जो है जिसके अंदर 3 लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट ओ, ये लोग पहुंच गए हैं अपनी सेंट्रवाइल पब्लिक लाइब्रेरी में, और नूडल और थिंक टैंक जो है बैठे हुए मार्स स्पेस कंट्रोल में। फिर थिंक टैंक बोलता है नूडल को कि वॉइस कांटेक्ट करो, अपने क्रू मेंबर के साथ में कांटेक्ट करो कि भाई ये लोग इनका लोकेशन मुझे जानना है। तो फिर नूडल जो है कांटेक्ट करता है, वॉइस कांटेक्ट करता है और कैप्टन ओमेगा से पूछता है कि भाई आप अपनी लोकेशन बताइए। कि बोले हम अर्थ के ऊपर तो सेफली पहुंच गए और एक ऐसी स्क्वायर जगह है बोले, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ बोले कि ये एक्चुअली क्या है। फिर वो कैप्टन ओमेगा जो है, भाई ये अलग अलग स्टेज अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कैप्टन ओमेगा है, उसके बाद में लेफ्टिनेंट आयोटा है, उसके बाद में नीचे सार्जेंट पे कि व्हाट इज दिस प्लेस। बोले मैं लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं भी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या है। मैं तो अलग अलग जगह पे गया हूँ लेकिन ऐसी जगह मैंने कोई देखी नहीं है। मीन्स दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर दे वेयर एग्जैक्टली। वो एक्चुअली पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचे हैं और ये उनसे कांटेक्ट कर रहे मार्स से कंट्रोल, उनका जो कंट्रोलिंग स्टेशन है। फिर कैप्टन ओमेगा को समझ में नहीं आता कि भाई एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। तो फिर वो फाइनली थिंक टैंक को ही पूछता है कि भाई सर, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक, आप ही इसका जवाब दे सकते हो। तो फिर बोलता है कि यस, बोले ये जो है बिल्कुल ये रिफ्रेशमेंट स्टैंड होना चाहिए बोले, क्योंकि आपको पता है बोले कि जो अर्थलिंग यानी कि द पीपल ऑफ द अर्थ, ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, सो इट मस्ट बी ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, मतलब एक कोई होटल है। तो फिर बोले तुम्हारे हाथ में, अच्छा वो लोग, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स देख रहे भाई, वो समझ नहीं पा रहे। तो किसी के हाथ में बुक्स है, कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई नंबर ऑफ बुक्स को काउंट कर रहा है। कैप्टन ओमेगा जो है ड्रॉवर खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करते कि वेयर दे आर एग्जैक्टली। तो अब थिंक टैंक ने बता दिया कि भाई ये रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब वो सही होगा। तो बोले ये तुम्हारे हाथ में जो है, वो कैप्टन ओमेगा से पूछता है कि ये क्या है। बोले आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो बोले मुझे क्लोजर व्यू दो, बोले तुम्हारे हाथ में जो है ना, मुझे उसको क्लोजर व्यू, मतलब कम्युनिकेटिव डिवाइस वगैरह कनेक्टेड है। तो वो जब वो क्लोज व्यू देखता है तो बोले ये तो सैंडविच है। बोले बड़ा ही ह्यूमरस प्ले है, बोले ये तो सैंडविच है। बोले भाई बुक में एक अपर लेयर, अगर कोई बड़ी बुक है तो एक अपर लेयर और लोअर लेयर रहता है और बीच में जो पेजेस दिख रहे हैं, तो बोलता है कि ये जैसा बर्गर या सैंडविच होता है कि 2 लेयर होते हैं और बीच में जो होती है फिलिंग होती है, सो इट मस्ट बी ये बुक। बोले बहुत ही फनी वे में ये है, बोले मतलब बुक को वो लोग मार्टियन, है ना, द मार्टियन ये शब्द काय के लिए इस्तेमाल किया है, द पीपल ऑफ मार्स को मार्टियन कहा गया है। तो बोले कि ये तो सैंडविच है। बोले तो लेकिन बोले अभी कंफर्म करना है अपने को। तो बोले कैप्टन ओमेगा को बोलता है कि टू गेट इट कंफर्म ईट इट, बोले इसको तुम खाओ। अब वो तो खाना नहीं चाहता है। अब वो कैप्टन ओमेगा नेचुरली बोले सर मैं कैसे खा सकता हूँ। बोले लेफ्टिनेंट आयोटा ने तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो वो लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर करता है कि भाई आप इसको खाओ। तो फिर वो भी मना करते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा, बोले कि मेरे सार्जेंट के सामने मैं कैसे खा सकता हूँ। बोले तो फिर वो सार्जेंट उप को आदेश देते कि बोले आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। अब वो सार्जेंट यू तो फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स, यानी कि मार्स की जो है ना ग्लोरी के लिए मैं बिल्कुल इसको खाता हूँ। तो वो एक कॉर्नर से उसको थोड़ा सा खाता है। बोले ये तो बिल्कुल बहुत ही ड्राई है और अपनी जो मार्स की जो डस्ट है उसके जैसा लग रहा है। बोले बहुत ही ड्राई है। अब सार्जेंट रूप बोलता है कि ये तो बिल्कुल मार्स की डस्ट जैसा है और बिल्कुल डिलीशियस नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो रहे कि भाई अब ये सैंडविच नहीं है तो फिर क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली इट इज।
अब सबसे माइंडेड जो आदमी है वो न्यूडल है, लेकिन दिखाता नहीं। सर मैं मेरे छोटे से दिमाग में एक छोटी सी एक बिट ऑफ डेटा आया है, क्या मैं आपको बताऊं? हाँ बोले, बको बोले, जो तुमको बोलना है बोले। बोले तुम्हारे दिमाग में तो वैसे भी कुछ नहीं आता, लेकिन कहो तुमको क्या कहना है। बोले सर बोले कि मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, एयर कम्युनिकेशन डिवाइस है। बोले ये जो अर्थलिंग होते हैं ना, बोले ये उससे कुछ सुनते हैं। बोले तो ये कम्युनिकेटिव डिवाइस है। बोले तो फिर थिंक टैंक, यस बोले मुझे भी वही लग रहा है। बोले कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए, मुझे लग ही रहा था ये। ठीक है बोले, अब तुमने बोल दिया तो इस तरीके से। तो बोले कि फिर वो कैप्टन ओमेगा से बोलता है कि बोले सुनने की कोशिश करो। बोले वो बुक में से तुमको कुछ ना कुछ आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब कैप्टन ओमेगा ट्राई करता है कान के पास ले जाके कि उसमें से कुछ आवाज़ आए, फ्रीक्वेंसी सेट करो। बोले उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा ट्राई करता है, फिर सार्जेंट ओप ट्राई करता है, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो बोलते हैं कि शायद बोले कि अर्थलिंग की जो क्या बोलते हैं, जो फ्रिक्वेंसी सुनने की या कैपेसिटी हमसे शायद ज़्यादा है। बोले फिर नूडल बाद में इंटरप्ट करता है। बोले सर छोटी सी एक मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर आपका ऑर्डर हो, आपका आदेश हो तो मैं कहूँ? हाँ बोले कहो। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले कि ये एयर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, बोले आई कम्युनिकेशन है, मतलब उसमें से देख के आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर बोलते हैं हाँ बोले मुझे लग ही रहा था। थिंक टैंक बोलते हैं कि भाई मुझे लग ही रहा था कि ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, आई कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि आंखों से देख के आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि ना ये सैंडविच है, ना एयर कम्युनिकेशन डिवाइस है, बाकी ये क्या है, आई कम्युनिकेशन डिवाइस है। और फिर वो तीनों लोग जो है उस बुक को खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जब ये बात फाइनल हो जाती है कि ये आई कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो फिर वो एक बुक हाथ में लेते हैं, और वो जो बुक रहती है वो नर्सरी राइम की बुक रहती है, जो मदर गूस नाम है उसका। वो राइमिंग नर्सरी राइम की एक किताब रहती है, मोटी सी किताब रहती है, जिसमें अलग अलग नर्सरी राइम्स लिखी हुई है। अब बोले आई कम्युनिकेशन ये डिवाइस है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो बोले कि क्या दिख रहा है तुमको, ये पूछा जाता है, थिंक टैंक द्वारा पूछा जाता है। तो बोले कि यहाँ पे बहुत सारी डॉट है, बहुत सारी लाइन्स है, अलग अलग पिक्चर्स है, हम समझ नहीं पा रहे कि बोले ये डेफिनेटली कोई कोड होगा, इस कोड को डिकोडिंग करो। बोले तो वो डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती। फिर नूडल एक सजेशन देता है कि भाई सर इनके पास विटामिन की कैप्सूल्स है, ताकि उनकी ब्रिलियंस यानी कि उनका इंटेलिजेंस बढ़ सके। तो सबको बोलिए कि ये थोड़ी थोड़ी विटामिन की जो कैप्सूल्स है उसको खाए, उसको स्वेलो करे, ताकि इनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़े। और वो जो कोड है, एक्चुअली वो नर्सरी राइम की एक बुक रहती है, लेकिन उनके वो समझते हैं कि ये कोई कोड लैंग्वेज में लिखा है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो वो कोड को क्रैक करने के लिए, मतलब बुक में जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए, वो विटामिन तीनों जो कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट और सार्जेंट तीनों लोग जो है वो कैप्सूल खाते हैं, और फिर वो बुक पढ़ते हैं और या पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो एक नर्सरी राइम्स की किताब है, मदर। अब कैप्टन ओमेगा पहली नर्सरी राइम की जो लाइंस होती है वो पढ़ते हैं। तो वो लाइंस क्या होती है, Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and all pretty maids in a row? अब ये नर्सरी राइम है, तो थिंक टैंक तो इसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते कि बोले अर्थलिंग हैव लर्न हाउ टू कंबाइन द एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। भी वो मतलब खेती और माइनिंग, और वो खेतों में क्या उगा रहे हैं, बहुत ही रेयर मेटल, मतलब सिल्वर बेल है। तो वो बोले कि सिल्वर जो है वो एग्रीकल्चर की, मतलब सिल्वर की खेती कर रहे। एक्चुअली ये राइमिंग के ये जो 4 लाइन है, इसके अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। एक मीनिंग ये है कि भाई जो मेरी शब्द है वो क्या बोलते हैं, मदर ऑफ जीसस कहा गया है। इसमें जो सिल्वर बेल्स होती है वो बेल इसलिए बजाते हैं, मतलब एक कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से रिलेट करने वाली है कि भाई वो बेल बजाते हैं ताकि टू थैंक टू द गॉड। एंड कॉकल शेल आर लाइक ए बैजेस वोन बाय द पिलग्रिम्स, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में जो पिलग्रिम्स लोग होते हैं वो बैजेस लगाते हैं यहाँ पे। और प्रिटी मेड जो होती है वो नन होती है। लेकिन थिंक टैंक उसका मीनिंग ये निकालते हैं कि
अर्थलिंग हैव लर्न हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, यानी कि अलग अलग राइमिंग पढ़ी जा रही है यहाँ पे और हर एक का मीनिंग वो अपने हिसाब से अलग निकालते। पहली 4 लाइन का मीनिंग तो थिंक टैंक कुछ निकाल लेते हैं। अब क्या बोलते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा को वो बोलते हैं कि बोले जल्दी से तुम नेक्स्ट पढ़ो बोले, और जल्दी से अपने को उसको भी डिकोड करना है। तो लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो नेक्स्ट लाइंस पढ़ती है, वो पढ़ते हैं तो वो लाइंस ऐसी रहती कि हे डीडल डीडल कैट एंड द फीडल द काउ जंप्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। हालांकि ये जो क्या बोलते हैं ये जो नर्सरी राइम्स है, एक्चुअली ये नर्सरी राइम की बुक होती है। अब इसका कोई जस्ट ये जो है एक जॉय और फन क्रिएट करने के लिए लाइंस लिखी है, ये पर्सोनिफिकेशन है और एक तरह से ये जॉय ऑफ नॉनसेंस लिटरेचर कैटेगरी में आता है ताकि बच्चों को बस आनंद आए। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकाला जाता है, अच्छा, मदर गूस में जितने भी जो भी नर्सरी राइम्स जो है ना, सबके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स है ना। माने देयर इज नॉट वन ओपिनियन अबाउट एनी पर्टिकुलर राइम्स। तो इसका मीनिंग तो यही है कि जस्ट फॉर जॉय और फन क्रिएट करने के लिए ये लाइंस बोली गई है। लेकिन अब थिंक टैंक द्वारा क्या मीनिंग निकाला जाता है कि बोले उन्होंने तो अपने एनिमल्स को म्यूजिक का भी सेंस दिया है, उनको स्पेस टेक्निक भी सिखाया है, और सबसे जो डेंजरस या अलार्मिंग या जो टेंशन वाली बात है कि काउज है ना, द काउ जंप्ड ओवर द मून। मतलब अगर काउ कैन जंप ओवर द मून, इन द सेम मैनर द काउ कैन जंप ओवर टू मार्स आल्सो, मीन्स द अर्थलिंग्स आर रेडी टू अटैक ऑन द मार्स, यानी कि मार्स के ऊपर यानी मंगल के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर काउस का अटैक होने वाला है। अपने को बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा और बिल्कुल है ना कुछ टेंशन वाली बातें। चलो बोले अगला पढ़ो, इस तरीके से वो एक एक राइमिंग पढ़ रहे हैं। अब थर्ड राइम जो है वो सार्जेंट उप को बोला जाता है कि आप पढ़िए और जल्दी से मुझे बताइए कि क्या है। अब सार्जेंट उप जो है वो लाइन को पढ़ते हैं तो वो है हम्टी डम्टी के बारे में। तो वो राइमिंग क्या थी, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। ये भी एक मतलब एक अपन एक्चुअल मीनिंग इसका ये कि भाई थोड़ा सा एक शेप्ड मैन रहता है, वो गिर जाता। मतलब मीनिंग ऑफ दिस राइमिंग वाज दैट कि अगर इफ समथिंग ब्रेक्स डाउन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट अगेन यानी रीबिल्ड अगेन। दिस वाज द सिंपल मीनिंग। इसके भी बहुत से अलग अलग मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग ये निकाला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो जाती है तो वी कैन नॉट मेक इट टुगेदर। दिस वाज द सिंपल मीनिंग। लेकिन थिंक टैंक तो अलग ही दिमाग चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये तो बोले कि उन्होंने हैड ए ग्रेट फॉल, यानी कि मेरा फॉल होने वाला है, एंड अर्थलिंग हैव सीन मी, दे आर गोइंग टू अटैक, दे आर गोइंग टू इन्वेड ऑन द मार्स। तो लेट अस इवैक्यूएट, जल्दी से जल्दी अपने को ये पूरा प्लैनेट मार्स जो है खाली करना पड़ेगा। और इनको सबको बोला जाता है कि भाई आप भी बिल्कुल तैयार हो जाओ एंड बी रेडी टू इवैक्यूएट, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 100 मिलियन माइल्स अवे जो एक अनदर प्लैनेट है अल्फा सेंचुरी, वहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा। क्योंकि अर्थलिंग जो है उन्होंने बिल्कुल प्लान बना दिया है अपने ऊपर अटैक करने का। तो जल्दी से अपने को ये मार्स का जो प्लैनेट है उसको खाली करना पड़ेगा। यानी कि हर जो राइमिंग जो पढ़ी जा रही है उसका बहुत ही अलग वे में और बहुत ही फनी वे में उसको डिकोड किया जा रहा है और उसका मीनिंग निकाला जा रहा है। और फिर वापस फोकस आ जाता है, प्रोजेक्टर का जो फोकस आता है वापस हिस्टोरियन पे आ जाता है, और वो एक्सप्लेन करती है कि इस तरीके से जो मदर गूस है, जो नर्सरी राइम की जो एक बुक है जिसने पूरे अर्थ को सेव किया, मार्टियन इन्वेजन से बहुत अच्छी तरीके से सेव किया। और ये घटना होने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद में 500 साल के बाद में, जो मतलब उस वक्त था 500 साल के बाद में, हमने दोबारा मार्स से कांटेक्ट किया, हमने बहुत अच्छे रिलेशन बना दिए। और अभी वहाँ के जो रूलर है, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द मार्स, दैट इज अ नूडल, वो थिंक टैंक को रिप्लेस करके नूडल जो है वहाँ के रूलर बन गए। और उनको हमने सारी बातें सिखाई कि डिफरेंस कैसे किया जाता है एक सैंडविच में और बुक में, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन आज की तारीख में भी
वो एक एक चीज़ को या एक बुक को कभी भी नहीं समझ पाए, और वो बुक का नाम था मदर गुस। तो उस बुक को वो कभी भी नहीं नहीं समझ पाए। तो इस लेसन से अपन क्या मतलब मॉरल ये निकाल सकते कि भाई देखिए, अर्थ एक अलग प्लैनेट है, मार्स एक अलग प्लैनेट है, दोनों की जो ये है, खैर अभी अपने को ये भी नहीं पता, हालांकि अपना मंगलयान अभियान सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वी डू नॉट नो वेदर देर इज लिविंग क्रिएचर्स और द मार्स और नॉट, बट दो प्लैनेट की जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे थिंक टैंक को एक तरह से हाफ नॉलेज वाला व्यक्ति बताया है कि, और इस तरीके से हाफ नॉलेज जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट स्टडिंग एनी पर्टिकुलर चीज़, हमें अटैक या इस तरीके से चीज़ें को नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एक ह्यूमरस प्ले है, इसको फन वे में ज़्यादा लेना चाहिए, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फन क्रिएट करने वाला है, बट ये मॉरल इसमें से निकाला जा सकता है। यू नो दैट आई एम ए ब्लॉगर टू, और इसकी मैं रिटर्न लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हालांकि थोड़ा सा लंबा है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये प्ले है, प्ले में अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग डायलॉग्स को डिलीवर करते, सो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस, बट आई होप you understood this funny play that is the book that saved the earth. Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.